तो हमारे चल रहे हैं बेटा जी बोहर के पोस्टुलेट्स, जिसमें दो पोस्टुलेट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। कौन से? फर्स्ट वन वाज कि हमारे पास पूरे का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम में बहुत छोटी सी जगह पे कंसंट्रेटेड है। वो छोटी सी जगह को नाम दे दिया गया न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज है। पूरे का पूरा मास जो है हमारा दैट इज कंसंट्रेटेड वेयर इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ योर एटम। ठीक है, ये डिस्कशन के बाद बेटा हमारे पास सेकेंड पॉस्टुलेट आया जो कि ड्रॉबैक रहा था रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड जी ने एक वर्ड मिस कर दिया दैट इज फिक्स्ड पाथ, जिनकी वजह से उनका जो मॉडल है वो हुआ फेल। बोहर ने उसी कीवर्ड को उठा के अपना सेकेंड पॉस्टुलेट दिया, व्हाट वाज दैट, जहां से हमारे पास एक फॉर्मूला भी आया जिससे हम हर फर्दर आगे चीज को कैलकुलेट कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास गोल गोल घूम रहे हैं, जस्ट लाइक प्लैनेट्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, जैसे कि प्लैनेट्स सूरज के आसपास गोल गोल घूम रहे हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द nucleus. Though planets and sun, they are not carrying any sort of a charge, but electrons and nucleus, they are carrying opposite charges, and within no time, if the electron is not revolving in a fixed path, within no time the electron may get into the nucleus and your atom will be over. ठीक है, your atom will be destroyed. तो हमारे पास सेकेंड पॉस्टुलेट जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट के ओनली वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज NH अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर बेटा, लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस। कोई भी चीज जब गोल गोल घूमती है तो वो प्रोडक्ट बन जाता है लीनियर मोमेंटम विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। तो हमारे पास यहां से आया MVR is equals to, quite important formula, MVR is equals to N represents some integral value। पहला ऑर्बिट है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, मींस n's value is quantized, it is integral, it can never be in fractional form। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास ये आया था जिसे हम यूज करेंगे to calculate all the values, what is the radius of that particular orbit in which your electron is revolving, the velocity with which it will be revolving, while revolving उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी, कितनी टोटल एनर्जी। ठीक है, क्या वो अपना ऑर्बिट बदल सकता है कि नहीं बदल सकता, कि सेम ही ऑर्बिट में उसको घूमना पड़ेगा, हर चीज में हमें ये फॉर्मूला हेल्प करेगा। सो प्रीटी इंपॉर्टेंट, वो ही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिनके अंदर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के कितनी, NH अपॉन 2 पाई, N is integral 1, 2, 3, 4 corresponding to shells, that is if it is K, L, M, N and so on। ठीक है जी, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया था। उसके बाद अगला पॉस्टुलेट जो कि हमें ये बताता है कि while the electron is revolving around the nucleus, दो एनर्जीज उसको साइमल्टेनियसली हेल्प कर रही हैं कि वो अपने फिक्स्ड पाथ में गोल गोल घूमता रहे। कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो फोर्सेस उसको हेल्प कर रही हैं। कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द अदर वन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको फिक्स पाथ में रहने में हेल्प कर रही है बेटा, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स उसको गोल घूमने में हेल्प कर रही है। इफ दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट ओनली देन the electron will keep revolving in a particular orbit without changing its track। कहीं पे भी ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है, ओनली फिक्स वैल्यूज होंगी। जहां जहां पे ऑर्बिट हो सकता है हम कहीं पे भी ऑर्बिट को नहीं बना सकते। इलेक्ट्रॉन इस चक्कर में गोल गोल घूम रहा है क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों ही इक्वली एक्ट कर रही हैं, जो इसको मजबूर कर रही हैं फिक्स्ड पाथ में गोल गोल घूमने में। कितनी थी, ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट। कितनी थी बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, Q1 Q2 सब कुछ डिस्कस हो चुका पिछली क्लास में। Q1 चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इसको फर्दर यहीं पे साइड में लिख देती हूं मैं ताकि सामने ही आपके रिफ्लेक्ट रहे कि ये क्या बना, Q1 चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड Z इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज रहता है, जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स रहेंगे। प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर, विच इज डिनोटेड विद Z। तो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ योर न्यूक्लियस अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन R। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, जहां पे हमारी क्लास टर्मिनेट हुई थी वहां पे मैंने कहा कि अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन, विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस से रेडियस कितना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा जी, यहाँ पे पहली और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। बट उसके लिए पहले एंगुलर मोमेंटम वाली इक्वेशन का करना पड़ेगा स्क्वायर, देन वी विल डिवाइड देम। तो स्क्वेयरिंग द अबव इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ऊपर वाली इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर, दैट वाज NH अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू mvr। इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर करोगे बेटा जी तो क्या बनेगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर विल बी 4 पाई स्क्वायर is equals to m square v square r square. This will be a new equation. You will have to divide this equation with that equation. You will get your radius from here. तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी, that was 1/4 pi epsilon naught z e square upon r square। दूसरी साइड में था बेटा जी mv स्क्वायर अपॉन r। इस पूरे को डिवाइड करोगे इस इक्वेशन के साथ, दैट इज n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर। थोड़ा सा इजी वे में लिख लेते हैं ताकि कटिंग करते टाइम आप सभी को क्लियर रहे कि हमने क्या किया। इसको पलट के इसी के साथ लिख लेते हैं। सो इट विल बी 1/4 pi epsilon naught z e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये नीचे से ऊपर जाएगा पलट के बेटा जी तो रेसिप्रोकेट होगा, मींस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में आएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। लेट्स मूव टू राइट हैंड साइड, उसमें भी mv स्क्वायर अपॉन r। इसके नीचे खुद के लिए फॉर कन्वीनियंस एक 1 लगा लीजिए, इसे भी पलटे ऊपर जाके, इट विल बी 1/m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर। अब क्या करो, जो चीज बेटा कैंसल आउट हो रही है उसको कैंसल आउट कर दो, बाकी आपके पास यहां से आ जाएगा द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट जिसका आप फाइंड आउट करना चाहते हो, पहले ऑर्बिट का, दूसरे ऑर्बिट का, तीसरे ऑर्बिट का, जिसका भी। ठीक है, तो यहां से कौन कौन कैंसल आउट हो रहा है देख ली। ये पाई पाई के साथ चला गया बेटा, 4 के साथ 4 कैंसल आउट हो गया, इस r स्क्वायर के साथ ये r स्क्वायर चला गया, एक m से m कैंसल आउट हो गया बेटा, v स्क्वायर से यहाँ पे v स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, हमें चाहिए r। r इधर ले ले, बाकी सारी टर्म्स उधर लोगे तो यो r विल कम आउट टू बी, वो उधर जाएगा, विल बी n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। देखें ये टर्म्स नीचे बढ़ी थी, उधर जाके ऊपर जाएंगी, अपॉन z। यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है एक m, ठीक है बेटा, देन इज z लिख लिया हमने, सॉरी, व्हाट एल्स वी हैव इज
there is some term missing over here. 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught z pi, pi होगा एक, yes, pi is there, m, sorry, so it will be m pi, क्या बचा फिर, e square, yes, this is your radius. तो r is equals to n square h square epsilon naught atomic number mass of an electron pi e square. ऐसा करते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को सेग्रीगेट कर लेते हैं. h is Planck's constant 6.6 into 10 raised to the power minus 34 इसकी वैल्यू. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी, 8.85 into 10 raised to the power minus 12. then is mass of an electron 9.1 into 10 raised to the power minus 31. पाई की वैल्यू 22/7. ये हमने एन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यस, ठीक है, ये हमने एक साइड में लिख लिया. बाकी हमारे पास क्या बचा, जेड एन एन. सो हमारे पास एन स्क्वायर अपॉन जेड, क्योंकि एटम चेंज करोगे, हाइड्रोजन से हीलियम पे जाओगे, हीलियम से बेरिलियम पे, बोरॉन पे, लिथियम पे, एटम चेंज करोगे, एटॉमिक नंबर चेंज होगा. ऑर्बिट चेंज करोगे तो एन चेंज होगा. ये सारी कांस्टेंट टर्म्स है बेटा. सभी कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यूज अगर आप पुट इन करोगे, यू विल अप्रोच टू अ कांस्टेंट आंसर दैट इज 0.53 एंड दिस आंसर विल बी इन ए नॉट. ठीक है, साथ में कौन पड़ा हुआ, एन स्क्वायर अपॉन जेड. आंसर यूनिट्स विल बी ए नॉट. तो शॉर्टकट अडॉप्ट करना है बेटा जी, तो ये करें. सीधा 21 ऑर्बिट का आपको रेडियस निकालने हैं. अगली चीज आपको पता चली, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. ठीक है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. पहले ऑर्बिट की बात कर रहे हो, अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट का रेडियस रेशो में निकाल के रख लें अपने लिए, तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर. सेकेंड ऑर्बिट 2 का स्क्वायर, एन की वैल्यू विल बी 2, 2 का स्क्वायर. थर्ड ऑर्बिट 3 का स्क्वायर, फोर्थ ऑर्बिट 4 का स्क्वायर, फिफ्थ ऑर्बिट 5 का स्क्वायर. तो हमारे पास रेडियस की रेशियो अगर आपको एमसीक्यू पूछता है तो कितनी रहेगी जी, यहां से निकालें, 1:4 3 3 9 4 4 16 5 5 25. This will be the ratio of those particular radii in which your electron is revolving inside an atom according to Bohr. हमारे पास कहीं पे भी ऑर्बिट हम नहीं बना पाते, नहीं बना सकते इनफैक्ट, क्योंकि हमारे पास अकॉर्डिंग टू बोहर सिर्फ वो ही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिसके अंदर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की कितनी, दैट इज NH/2π. इसको यूज किया. दूसरा पॉस्टुलेट, तीसरा पॉस्टुलेट, तीनों को यूज करके, दो डिवाइड करके दोनों को, वी गॉट द रेडियस ऑफ अर ऑर्बिट इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग. प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे, अगर डिटेल में जाओगे तो दो इक्वेशंस बनाओ, डिवाइड करो, यू विल कंक्लूड आउट विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट z m pi e स्क्वायर. कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यूज पहले ही कैलकुलेट करके रख लोगे तो इट विल बी 0.53. बाकी क्या बचा, n स्क्वायर अपॉन z. अगर हाइड्रोजन है z विल बी 1, इफ इट इज हीलियम z विल बी 2 एंड सो ऑन. बट अकॉर्डिंग टू बोहर, जब बोहर जी ने काम किया, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम के साथ ही काम किया. कह सकते हो कि अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम उन्होंने उठाया, इफ ही पिक अप हीलियम, अगर उन्होंने हीलियम उठाया बेटा, तो हीलियम का कौन सा फॉर्म में उठाया, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स हीलियम विल बी हैविंग. बट बीइंग बोहर वर्कड ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स, तो उन्होंने क्या किया, इसका आयनिक फॉर्म यूज किया, हीलियम पॉजिटिव. अगर उन्होंने लिथियम उठाया तो लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3, उसमें से उन्होंने 2 निकाल दिए. 2 निकाल दिए तो पीछे हमारे पास लिथियम का आयन बचा. बेरिलियम उठाया, वो भी आयनिक फॉर्म में ही विल बी यूजिंग. तो अगर आपको पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यू हैव टू डील विद द रेडियस, आइदर गो फॉर द शॉर्टकट
ए नॉट में अगर आंसर आएगा उसको मीटर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो किसके साथ मल्टीप्लाई करके इनटू 10 raised to the power -10, तो आंसर विल कन्वर्ट इनटू मीटर्स। ठीक है, दिस इज द वे टू फाइंड आउट रेडियस। रेडियस फाइंड आउट कर लिया बेटा। अब अगली चीज पे अगर मैं चलूं, रेडियस को अपने माइंड में फिक्स रखें, नहीं तो अगली चीजें हम नहीं निकाल पाएंगे। सभी इक्वेशंस को फिक्स करते चलें, एंड में सारे फॉर्मूले एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। पहला MVR is equals to NH upon 2 pi, दूसरा 1 upon 4 pi epsilon naught ZE square upon R square is equals to MV square upon R, तीसरा R is equals to N square H square epsilon naught ZM pi E square, जिसमें से कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यूज पुट इन करने के बाद वी गॉट दिस आंसर एंड दिस आंसर इज इन ए नॉट। ठीक है, अगर बेटा अब हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वी आर सेइंग इट्स मूविंग, इफ इट इज मूविंग इट माइट बी हैविंग सम वेलोसिटी। किस वेलोसिटी के साथ अब वो गोल गोल घूम रहा है, किस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, यहां से तो हमें पता चल गया कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ n। अब वेलोसिटी फाइंड आउट करके देखते हैं बेटा कि किस वेलोसिटी से वो दौड़ रहा है, किस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, उसका डिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है कि इनवर्स प्रोपोर्शन आ रहा है। डिस्टेंस के साथ जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, क्या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, वो चीज चेक करके देखते हैं हम। उसके लिए हम उठाएंगे फिर से पोस्टुलेट नंबर 2, दैट इज MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 pi। ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला हमें फिर से चाहिए, तो यहीं पे स्क्रीन को मैं इधर, बिकॉज वी नीड दिस, तो नाउ वी वांट टू सर्च आउट फॉर द वेलोसिटी। हमें फाइंड आउट करनी है बेटा जी अब वेलोसिटी। वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें पोस्टुलेट नंबर 2 का प्रयोग यहां पे करना पड़ेगा, दैट इज MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 pi। हमारे पास रेडियस आ चुका है, ये अगर हम यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला डालें, दैट इज MV, रेडियस कितना था बेटा जी, दैट इज N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन Z M पाई E स्क्वायर। ये हमने रेडियस की वैल्यू फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया, इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 pi। ठीक है बेटा, अब क्या करो, देखें जो चीज कट रही है उसको काट दे, सो दैट यू कैन गेट योर फॉर्मूला फॉर योर वेलोसिटी। ठीक है, जो चीज कैंसल आउट हो रही है उसको कैंसल आउट करें। हमारे पास पाई से पाई विल गो ऑफ, यस, एक n से 1n विल गो ऑफ, व्हाट एल्स, एक h से 1h विल गो ऑफ, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स। ठीक है बेटा, पहले इसको हाँ, m विल गो ऑफ, हमारे पास v बचा, इसको उठा के उधर ले लेते हैं, तो v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 वाज ऑलरेडी ओवर देयर, v इधर बचा हुआ है, इधर से जाएगा उधर z e स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये उधर उठ के गया, नीचे कौन जाएगा, हमारे पास एक बचा हुआ है n, एक बचा हुआ है h, देन वी आर हैविंग एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर वेलोसिटी। ठीक है, यहां से हमारे पास आएगी हमारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कि वो किस ऑर्बिट में दौड़ रहा है, एंड यहां से भी अगर हम कांस्टेंट टर्म्स को सेग्रीगेट कर लें, इट विल बी 1 upon 2 E square, what is charge on an electron, that is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। H कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास इनको भी इकट्ठा सॉल्व कर लेंगे, एंड कांस्टेंट टर्म्स निकालने के बाद हमारे पास ये बच रहा है, कांस्टेंट टर्म सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहां से कांस्टेंट टर्म्स कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास यहां से आंसर आएगा बेटा 2.18 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 6। साथ में कौन सी टर्म्स बची हुई हैं, एटॉमिक नंबर अपॉन काउंट ऑफ ऑर्बिट, पहला दूसरा तीसरा कौन सा, यूनिट्स क्या है वेलोसिटी के बेटा जी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फॉर्मूला पूरा आपको यूज करना है, तो दिस इज द फॉर्मूला। किस पोस्टुलेट में से हमने इसको डराइव किया, फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम वाला पोस्टुलेट, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। वहां पे हमने ऑलरेडी रेडियस निकाल लिया था, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, कटिंग करने के बाद वी आर लेफ्ट विद 1 अपॉन 2 ZE स्क्वायर NH अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट टर्म्स एग्रीगेट की,
नॉन कांस्टेंट को साइड में रखा, वो हमारे पास z अपॉन n पड़ा है, z इज एटॉमिक नंबर, n इज किस ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 2, वैल्यू सॉल्व पुट इन करने के बाद सॉल्व किया एंड वी गॉट 2.18 into 10 raised to the power 6। ठीक है, हमारे पास कांस्टेंट फॉर्मूला फॉर योर एमसीक्यूज बेटा। यहां से क्या पता चला, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। n की वैल्यू 1 है, मतलब कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में इट इज रिवॉल्विंग, तो कितनी वेलोसिटी से वो गोल गोल घूम रहे हैं। फॉर हाइड्रोजन वी आर टॉकिंग अबाउट, whensoever I miss like speaking कि किस एटम की बात हो रही है, तो definitely atomic number 1 that is hydrogen because he mainly worked by using hydrogen atom। ठीक है जी, तो हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 पहला ऑर्बिट 1 on 1 is 1। सो यहां से हमारे पास पहले ऑर्बिट में जब आपका इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा, कितनी वेलोसिटी से घूमेगा, इतनी। सेकंड में निकालना है, इसी को किससे डिवाइड कर दो, आपको सेकंड में वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, इसी को डिवाइड कर दे बेटा 2 से। थर्ड में निकालनी है बेटा इसी वैल्यू को 2.18 into 10 raised to the power 6 को 3 से डिवाइड कर दें। I think you might have understood that as the electron is moving away from your nucleus, its velocity is decreasing। velocity distance के साथ डिक्रीज हो रही है। ठीक है, रेडियस के लिए हमारे पास क्या था, रेडियस के लिए we had got this, for velocity we have got this। ठीक है, वहां पे रेडियस was directly proportional to square of n, यहाँ पे velocity is inversely proportional to n if we are talking about hydrogen atom। ठीक है, अब हमारे इलेक्ट्रॉन का रेडियस आ गया, किस वेलोसिटी से वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में दौड़ रहा है वो आ गया। अगर बेटा दौड़ रहा है, खड़ा तो नहीं, खड़ा भी रहता तब भी एनर्जी होती। इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस floor which is from the ground level, this is the third floor, मेरे अंदर even if I'm standing over here because I have done some work in moving from ground floor to third floor, that work shows in my body in the form of potential energy। ठीक है, यहाँ पे चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रहती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दौड़ भी रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी उसके अंदर, एंड एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दौड़ रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसकी वजह से इसके अंदर होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो अगला टास्क इज टू फाइंड आउट the kinetic and the potential energy, then ultimately the total energy of your electron while your electron is running inside an atom in a fixed orbit, in a fixed energy level। ठीक है, तो रेडियस आ गया, वेलोसिटी आ गई, फॉर्मूला है z स्क्वायर NH एप्सिलॉन नॉट इनटू 2। ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यू डालने के बाद वी अप्रोच ओवर हियर, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, वी हैव टू कैलकुलेट, क्योंकि हमें वेलोसिटी भी चाहिए, यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज होगा, तो मेरे पास दोनों फॉर्मूले, ये रेडियस का फॉर्मूला बेटा, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्योंकि दोनों यूज में रहेंगे तो इनको यहीं पे साइड में रख लेते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के आसपास गोल गोल घूम रहा है, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे गोल गोल घूम रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब हमारा टास्क है to find out the total energy of electron while revolving in its fixed orbit। ठीक है, वो किस किस का सम होगा, काइनेटिक एनर्जी का प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। अब पहले बात करते हैं बेटा जी, इसमें वैल्यूज बाद में पुट इन करेंगे, पहले फाइंड आउट करते हैं हम अपनी कौन सी एनर्जी, क्योंकि मुझे इसको यूज में रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या हमारे पास v आ चुका है, यस वी आर हैविंग v, दिस इज अ v की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट विल बी हाफ m, और v की वैल्यू कितनी थी बेटा, 1/2 z e स्क्वायर अपॉन n
एच अपसाइलन नॉट, एंड इस पूरे का क्या है बेटा हमारे पास स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आएगा 1/2 m 1/4, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, z स्क्वायर e की पावर होगी 4, n स्क्वायर h स्क्वायर अपसाइलन नॉट का स्क्वायर, इन 2 4s 8, 1/8। देखिए कॉन्स्टेंट टर्म्स इकट्ठी करते हैं, m then is z is not constant, it will change with the change in element। तो यहाँ पे e की पावर 4, charge on an electron is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। ठीक है जी, नीचे आ गया h is Planck's constant 6.6 into 10 raised to the power minus 34 epsilon naught, electrical permittivity of free space 8.85 into 10 raised to the power minus 12। ये सारी कांस्टेंट टर्म्स के बाद हमारे पास बचा z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो ये आई बेटा जी हमारी कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी आपका इलेक्ट्रॉन जब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है, एंड यहां से क्या चीजें को और आप कंक्लूड करोगे, इन वैल्यूज को डाल के कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। डाल देती हूं मैं, बट एंड में हमें अभी इसे यूज करना है। 13.6 साथ में कौन पड़ा हुआ है बेटा, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, एंड यूनिट्स क्या बेटा जी इसके, क्या यूनिट्स रहेंगे, क्या बोले मैंने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी सारी कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यूज पुट इन करने के बाद will come out to be 13.6 into z square upon n square, means kinetic energy is also inversely proportional to n square distance बढ़ने से kinetic energy भी कम हो रही है, while the orbits they are moving away from the nucleus, kinetic energy is decreasing। n बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट कर ली 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है जी, तो ये आ गया बेटा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अभी अगला टास्क है हमारा टू कैलकुलेट, ये फॉर्मूला अपने माइंड में रखना, टू कैलकुलेट व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वी वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को यहीं पे रखते हैं साइड में। अब निकालते हैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फिजिक्स में यूनिट 1 में आप पोटेंशियल एनर्जी कर चुके हो। फॉर्मूला क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। Q कौन है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। कैसे होता, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज में जब भी आप चार्जेस उठाते हो विद साइन उठाओगे बेटा, तो माइनस ई, माइनस में यहाँ पे लगा देती हूँ ई। व्हाट इज चार्ज ऑन योर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज रहता है बेटा हमारा, दैट इज जेड ई। यहाँ पे आएगा जेड ई अपॉन आर। ये है आपकी कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि फर्दर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर। नीचे आपने डालनी बेटा जी आर की वैल्यू। आर की वैल्यू कितनी आई थी, अगर आपको पीछे से देखनी है तो हमारी आर की वैल्यू थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड एम पाई ई स्क्वायर। इस वैल्यू को हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। कितनी आई थी हमारी, this is r, that is n square h square epsilon naught upon zm pi e square upon zm pi e square ऊपर ही लिख देती हूँ बेटा, zm pi e square। इधर डिनोमिनेटर में आना था, वो पलट के ऊपर ही जाना था। तो हमारे पास हमने यहाँ पे r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, कितनी थी, व्हाट वाज योर r, लेट्स रीराइट ओवर हियर, r वाज n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट z m पाई
ई स्क्वायर। तो वो आर हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास आंसर कितना आया, -4 पाई एप्सिलॉन नॉट z into z will be z square, e square into e square will be e with power 4 by quad, and क्या बचा ऊपर, we are left with m, we are left with pi, z कंज्यूम हो गया, e कंज्यूम, पाई m नीचे है बेटा जी, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। देखिए जो चीज कैंसल आउट हो रही है उसको कैंसल आउट करें। क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है हमारा, हमारे पास कैंसल आउट होगा, पाई से पाई विल गो ऑफ, ठीक है, फिर व्हाट एल्स, बस ठीक है। तो हमारे पास बचा बेटा यहां से क्या, वी आर हैविंग -1/4 ये साइड में लिख के, इधर है हमारे पास z स्क्वायर। अच्छा कांस्टेंट टर्म्स पहले ही अलग से निकाल लेते हैं ताकि कंपेयर हो जाएगा फिर। दैट इज हमारे पास है m, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 raised to the power -31, e चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, बारी बारी बोल रही हूँ सो दैट कि आपको ढंग से याद हो जाए, प्लैंक्स कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, इधर बच गया बेटा जी, अब हमारे पास एप्सिलॉन नॉट हो गया, n स्क्वायर बचा बेटा यहाँ पे, एंड ऊपर बचा z स्क्वायर। अगर आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो किससे, 2 से, तो कहां पे पहुंचोगे, वेयर यू विल रीच, it will be how much, it will be your 2 times of, माइनस का साइन डालती हूं, यहाँ पे बन गया 1/8 इंटू m e की पावर 4/h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये आपकी आई बेटा पोटेंशियल एनर्जी। एक मिनट इसको कंपेयर करके देखें किसके साथ, अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ। अच्छा काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी हमारे पास, 1/8 m e स्क्वायर, 1/8 m e सॉरी बाई कॉर्ड की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। मींस हमारा ये पर्टिकुलर पार्ट पोटेंशियल एनर्जी का सेम है, किसके साथ मिलता जुलता, सेम एज काइनेटिक एनर्जी। कैसे बना, अगर मैंने इस इक्वेशन जो हमारा आंसर आया था उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 के साथ कर दिया तो नीचे मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 बन गया, विच मेक इट सेम एज दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बस अंतर क्या है, ये नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में है। इसका मतलब इस पार्ट को भी अगर आप कांस्टेंट टर्म को कैलकुलेट कर दोगे, यहाँ पे भी आपका इस पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, बट यहाँ पे नेगेटिव में है एंड दिस इज ट्वाइस, मींस पोटेंशियल एनर्जी इज ए नेगेटिव एंड ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। Potential energy is a negative and it is twice of kinetic energy। गया माइंड तक, ओके। अब यहीं पे कैलकुलेट करते हैं बेटा हमारी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, टोटल एनर्जी वाज द सम ऑफ, टोटल एनर्जी वाज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, there was 1/8 m e सॉरी स्क्वायर, बारी बारी डाले जा रही हूं मैं, सो कीप इन माइंड इट इज बाय कॉर्ड, e की पावर है 4 अपॉन h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। सेम ही आंसर है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस विल बी प्लस ये माइनस वो, माइनस twice of this particular value itself, this particular value itself, that is 1/8 into, ये इरेज कर देती हूँ बेटा थोड़ी देर के लिए, ठीक है, into that is m e by quad upon h square epsilon naught z square upon n square। This is your kinetic energy, this is your potential energy which is twice of this।
1 में से 2 गया, कितना आएगा? व्हाट इज 1 माइनस 2? इज इट -1? यस, इसका मतलब टोटल एनर्जी का आंसर भी सेम आएगा, बट फाइनल आंसर विल बी इन नेगेटिव. इट विल बी -1/8 me by quad h square epsilon naught z square upon n square. This is the total energy of your electron while it is revolving around the positive center, that is nucleus, in a fixed orbit. अब यहां पे फाइनल आंसर जो आया आपका नेगेटिव आया, इसका मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर न्यूक्लियस. नेगेटिव आंसर रिप्रेजेंट्स दैट. ठीक है, तो हमारे पास अगर कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यूज आप पुट इन कर दोगे बेटा, तो आपके पास एनर्जी किसके बराबर आएगी? योर एनर्जी विल बी -13.6 z square upon n square and this will be in electron volt. इतनी एनर्जी है आपके इलेक्ट्रॉन के पास जब वो एक ही फिक्स पाथ में गोल गोल घूम रहा है. हाइड्रोजन की बात करोगे तो Z की वैल्यू 1 डलेगी. यहां से एक चीज और आपने कंक्लूड कर ली, दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ n. अगर हमारे पहले ऑर्बिट में, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो पहले ऑर्बिट में जब आपका इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है कितनी एनर्जी से? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लें यहां से. जब आपका इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा बेटा, तो कितनी एनर्जी रहेगी उसके पास? इट विल बी -13.6. atomic number 1 for hydrogen, n will be how much? That will be 2. square of 2 will be 4. कितना बनेगा बेटा जी यहां से आंसर? What will be your answer from here? 4 3s are 12 and 4 4s are 16. इतनी एनर्जी आपके इलेक्ट्रॉन के पास रहेगी जब वो सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा. व्हाट अबाउट थर्ड ऑर्बिट बेटा? ये सेकेंड ऑर्बिट की बात थी. थर्ड ऑर्बिट में जब आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा तब उसके पास कितनी एनर्जी रहेगी? n की वैल्यू कितनी बेटा? 3. व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 3? दैट इज 9. इट विल बी 9 1s are 9 एंड उधर बन गया 9 5s are 45. 1.5 नेगेटिव में इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो हमारे पास तीसरे ऑर्बिट में इतनी एनर्जी होगी जब आपका इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा. व्हाट अबाउट फोर्थ ऑर्बिट? चौथे ऑर्बिट में जब आपका इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा उसके पास कितनी एनर्जी होगी? -13.6 डिवाइडेड बाय व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 4, that is 16. It will, I think, come out to be 0.84 electron volt, 84 85 somewhat like this. इसका मतलब जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है उसकी एनर्जी क्या हो रही है? इज डिक्रीजिंग. पहले ऑर्बिट में कितनी एनर्जी थी? इन योर फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी यहां पे लिख लेते हैं. पहले ऑर्बिट में कितनी एनर्जी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दूसरे ऑर्बिट में जब आपका इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है एनर्जी कितनी हुई? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगले ऑर्बिट में कितनी होगी? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. उससे अगले ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी? -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, its energy is increasing. and जब आपका इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे पहुंचेगा, एट इंफिनिटी, n आपका जब इंफिनिटी पे पहुंचेगा उस टाइम एनर्जी कितनी होगी आपके इलेक्ट्रॉन के पास? 0. इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन उस टाइम एटम को छोड़ के बाहर चला जाएगा. एनर्जी लेवल 0 पहुंच जाएगा आपके इलेक्ट्रॉन का जैसे ही n इंफिनिटी पे जाएगा. ऐसा इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट्स एनर्जी इज इंक्रीजिंग. सबसे पहले ऑर्बिट के पास कितनी एनर्जी हमने शो की? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेगेटिव में वैल्यू का डिक्रीज होना मींस वैल्यू इज इंक्रीजिंग.
धीरे धीरे it will approach to zero when your electron will be at infinity. तो हमारे पास अगर अपने ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा बेटा, तो उसके पास पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मींस यहाँ पे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं. डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मतलब इतनी एनर्जी अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आप एनर्जी अपने इलेक्ट्रॉन को दे दोगे तो वो अपना एटम छोड़ के एटम से बाहर चला जाएगा. सेकेंड ऑर्बिट वाले को 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दोगे, इट विल लीव द एटम. इतनी एनर्जी से डेविएटेड एनर्जी अगर आप दोगे, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट दैट योर इलेक्ट्रॉन शुड जंप फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, तो कितनी एनर्जी आपको उसको देनी पड़ेगी. इसमें से इसको माइनस कीजिए, कितना आंसर आएगा. इट विल बी समवट 10.2 समथिंग, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसमें से अप्रोक्सीमेटली इसमें से इसको माइनस करोगे, अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चाह रहा है तो वो एनर्जी बेटा एब्जॉर्ब करके जाएगा. अगर अपने ही ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है तो उसके पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है. अगर इधर से इधर जाएगा तो इनका डिफरेंस जो एनर्जी का है -3.4, इसमें से -13.6, तो तकरीबन आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतनी एनर्जी अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को जो पहले ऑर्बिट में घूम रहा उसको दोगे तो वो जंप करके अगले लेवल में जाएगा. अगले में जाना है तो इनका डिफरेंस निकालोगे. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करता. एंड दो ऑर्बिट्स में अगर आपको एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट करना है, दैट विल बी E2 माइनस E1. क्या फॉर्मूला अभी आप डराइव करके हटे हो, जो बेसिक उठाया हमने वही ले लेते हैं. दैट इज E2 का एनर्जी लेवल में कहां पे जाओगे, -13.6 Z² अपॉन n². ठीक है, यहाँ पे n कितना डल जाएगा बेटा, जो जिस ऑर्बिट की एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है. फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में जाना चाह रहे हो तो सेकंड, यहाँ पे n कितना डलेगा 2. ठीक है, इसका n कितना माइनस 13.6 Z². यहाँ पे मैं n के पैर में 2 लिख देती हूँ, n1 का स्क्वायर. ठीक है, यहां से माइनस माइनस होगा बेटा प्लस, तो क्या बनेगा जी यहां से, इट विल कम आउट टू बी, एंड कॉमन टर्म्स अगर मैं बाहर निकालूं दैट विल बी -13.6 Z². अगर मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है, माइनस का साइन मैंने कॉमन निकाल लिया यहां से, यहाँ पे मेरे पास आएगा 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर. अगर हाइड्रोजन एटम है, प्रिटी गुड. ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी चेंज अगर आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट एनर्जी चेंज. अब हमारे पास एनर्जी का बेटा एक और फॉर्मूला होता है, तो पहले यहाँ पे वाइंड अप करते हैं पहले तो कि अकॉर्डिंग टू बोहर हमारा इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी लेवल में ही गोल गोल घूम रहा है. अगर उसको अपना एनर्जी लेवल चेंज करना है, अगर वो अंदर से बाहर जा रहा है तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाएगा. अगर बाहर से अंदर आ रहा है तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा. ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूं, if this is your atom, this is your nucleus. ठीक है, हमारा इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में है, इसको अंदर से बाहर जाना है, इट विल एब्सॉर्ब एनर्जी. कितनी एनर्जी, वो आपको फॉर्मूला दे दिया, कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करके जाएगा. अगर वो बाहर से अंदर आएगा, इट विल रिलीज एनर्जी. ठीक है, ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं. ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को जितनी मर्जी एनर्जी दे दो वो थोड़ी सी एनर्जी लेके भी जंप कर जाएगा, नहीं. दे नीड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी. लाइक previously I told, if the electron want to jump from this level to this level, you have to subtract
द एनर्जी लेवल्स, आपको वहां से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था, तो उतनी एनर्जी ही अगर आप इलेक्ट्रॉन को दोगे तभी वो अपना ऑर्बिट चेंज करेगा, नहीं तो वो अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल, discrete energy level. They are not by themselves changing their shells or orbits or energy levels. If the electron have to change its energy shell, अगर उसको चेंज करना है अपना एनर्जी लेवल, या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या उसमें से एनर्जी बाहर जाएगी, बट वो भी फिक्स्ड अमाउंट में होगी। ऐसा नहीं है थोड़ी सी एनर्जी लेके या बहुत ज्यादा एनर्जी भी दे दोगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम डिस्कस करते हैं स्पेक्ट्रम। तो बेटा बोहर के पोस्टुलेट डिस्कस करने के बाद साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी, क्योंकि ऑलरेडी एनर्जीज डिस्कस कर चुके हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। पहले तो जो फॉर्मूला हम स्पेक्ट्रम में यूज करेंगे एक बार फिर से, लेट्स रीराइट इट। क्या था हमारा फॉर्मूला? चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल से n इज इक्वल्स टू 2 से जंप लगा के n इज इक्वल्स टू 1 में पलट के आया, यानी कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में सपोज आपका इलेक्ट्रॉन आया, तो वहां पे एनर्जी चेंजेस कितने हुए अभी एनर्जी डिस्कस करके हटे हो। N1 का एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, N2 का एनर्जी लेवल -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा, तो कितना एनर्जी चेंज रहेगा जब हमारा इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल से फोर्थ लेवल में आएगा? दैट विल बी, फॉर्मूला क्या था हमारे पास? दैट इज -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। किस लेवल से आ रहा है? सेकेंड लेवल से। माइनस, देन इज -13.6 Z square upon N1 square, because it is coming back to ground level, that is level number 1। ठीक है बेटा जी, इसको सॉल्व करके हमारे पास व्हाट विल बी द आंसर? यहां से हमारा आंसर आया था, अगर हम यहां से 13.6 एंड Z स्क्वायर को कॉमन निकाल ले बेटा, अंदर हमारे पास क्या बचेगा? दिस एंड ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, इट विल कम आउट टू बी 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमारे पास डेल्टा E का निकल के आएगा। यहां से अगर आपको फाइंड आउट करना है अपनी एनर्जी चेंज, कि जब आपका इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल से फोर्थ लेवल में छलांग लगा के आया फॉर हाइड्रोजन एटम, टिपिकली लेट्स टॉक अबाउट Z, उस टाइम कितना रहेगा आपका 1। सो 1 स्क्वायर, यहां पे बेटा N1 इज द ग्राउंड लेवल, 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कहां से आ रहा है? 2 का स्क्वायर। So what your answer will come out from here is that is 13.6, and यहां से बेटा जी कितना? It will be in the denominator 4, it will be 4 minus 1, that is 3, that is 3 upon 4, and यहां से आया हमारे पास 13.6 इंटू 3 अपॉन 4। इस पूरे को सॉल्व करोगे आपके पास यहां से क्या आंसर आएगा निकल के? लेट्स चेक इट आउट। 13.6 into 3, 13.6 into 3 is this divided by 4, that is 10.2 electron volt, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी यहां से क्या होगी? रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन हायर लेवल टू लोअर लेवल आ रहा है। जब भी आपका इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आएगा, उसमें से एनर्जी क्या होगी?
रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि जब वो लोअर लेवल से हायर लेवल में गया था तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया था। अगर आपका इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में गोल गोल घूमने जा रहा है, वहां पे देयर विल बी नो एनर्जी चेंज, इट विल बी हैविंग अ फिक्स्ड एनर्जी। तो बोहर्स कॉन्सेप्ट प्रीटी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में अगर गोल गोल घूमे जा रहा है तो वहां पे कोई एनर्जी चेंज नहीं होगा। एंड हर एनर्जी लेवल का एक फिक्स्ड एनर्जी है। कितनी कितनी? इन द फर्स्ट ऑर्बिट N1 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, N2 बेटा कितना था? माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, N3 हाउ मच? There was 1.5 with a negative sign, 1.5 electron volt. N is equals to 4 का एनर्जी लेवल 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहली चीज जो यहां से ऑब्जर्व करोगे कि आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ही देनी पड़ेगी अगर आपने अपने इलेक्ट्रॉन जो कि लेवल 1 में पड़ा हुआ है इसको यहां से एक्साइटेड स्टेट में बाहर निकालना है। तो इसको कितनी एनर्जी दोगे? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड वाले को निकालना है तो इतनी एनर्जी, थर्ड वाले को निकालना है इतनी एनर्जी, फोर्थ वाले इलेक्ट्रॉन को आपको एटम में से बाहर निकालना है तो इतनी एनर्जी। दैट मीन्स यू हैव टू सप्लाई सम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, fixed amount of energy so that your electron may move out from an atom। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऐसा नहीं इसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर चाहिए तो आपने अगर थोड़ा सा गर्म ही कर दिया अपने एटम को तो जितनी एनर्जी वहां से उसने ली शायद वही, सपोज थोड़ा सा गर्म करने पे इसको एनर्जी मिल रही है कितनी? लेट इट बी 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी लेके डेफिनेटली अभी एनर्जी डिफरेंस निकाल के हटे हम कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में वापस आ रहा है तो उसमें से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है वहां से। ठीक है, अगर आप अपने इलेक्ट्रॉन को जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में पड़ा हुआ है इतनी एनर्जी दोगे, अगर इसमें 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ज्यादा है दैट डजंट मीन कि वो जंप करके सेकेंड लेवल में चला जाएगा। नो, इट विल एब्जॉर्ब ओनली दैट मच एनर्जी जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगा। ठीक है, दूसरे और तीसरे लेवल में एनर्जी डिफरेंस कितना है यहीं से देख के बताएं आप, कितना एनर्जी डिफरेंस है? एनर्जी व्हाट इज डेल्टा ई? डेल्टा ई इज E2 माइनस E1। E2 की एनर्जी कितनी है? 1.5 मतलब E3 माइनस E2 इट विल बी 1.5 माइनस 3.4, 3.4 1.5, 14 में से 5 गए 9, यहां पे 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 जब आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकेंड लेवल में जाएगा उसका डेल्टा ई कितना रहेगा बेटा? दैट विल बी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही चौथे में से तीसरे में जाएगा, यू कैन इजीली फाइंड आउट द एनर्जी डिफरेंस। बट आप अगर एक चीज और यहां पे ऑब्जर्व करो कि जब आपका इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल से फर्स्ट में आया उस टाइम एनर्जी कितनी वहां पे रिलीज हुई? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आपका इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे लेवल में आया उस टाइम एनर्जी रिलीज वाज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आपका चौथे से तीसरे में आएगा कितना एनर्जी चेंज होगा? 0.85 माइनस कितना एनर्जी लेवल था? दैट वाज 1.5। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आंसर आएगा? 14 में से 8 गए 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहां पे एनर्जी क्या होते जा रही है? डिक्रीजिंग। इसका क्या मतलब हुआ? यहां से एक कंक्लूजन और निकल रहा है कि जो हमारे ऑर्बिट्स हैं वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है, दे डोंट हैव इक्वल स्पेसिंग। ठीक है, इक्वल स्पेसिंग इनमें नहीं है। जैसे जैसे दूर जा रहे हो एनर्जी क्या होते जा रही है? एनर्जी डिफरेंस क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस अगर कम होते जा रहा है तो एटम
में जब आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो एनर्जी लेवल्स में जो डिफरेंस है वो भी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। हर एक ऑर्बिट में सेम स्पेसिंग यहाँ पे नहीं है, स्पेसिंग चेंज हो रही है। ठीक है, अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट के बाद बॉहर के पोस्टुलेट से हमें एनर्जी डिफरेंस का अंदाजा हुआ। उसके बाद नील बॉहर ही हिमसेल्फ डील विद द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिर से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस ले ली, कोई सी भी गैस ली, ठीक है, इसको हीट किया या इस पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, प्रेशर कम कर दिया। सामने उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट रखी हुई थी, तो क्या हुआ बेटा, आपका जो हाइड्रोजन एटम रहता है उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को जब भी आप एनर्जी दोगे तो डिपेंडिंग अपॉन कितनी एनर्जी दे रहे हो, इट विल जंप फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट उसका अपना घर, फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। एनर्जी मिली, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इट विल जंप टू द एक्साइटेड स्टेट, हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। बट केमिस्ट्री सेज दैट लोअर द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी। जितनी किसी भी चीज के पास एनर्जी कम होती है उतनी वो चीज ज्यादा स्टेबल रहती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन चला तो गया अपना घर छोड़ के बाहर आउटर ऑर्बिट में, बट डेफिनेटली इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल एनर्जी लेवल, दैट इज ग्राउंड स्टेट। जितनी एनर्जी वो जाते टाइम एब्जॉर्ब करके गया, पलट के आते टाइम वो उतनी ही एनर्जी को रिलीज करेगा। फिर से बोल रही हूं, जितनी एनर्जी जाते टाइम वो एब्जॉर्ब करके गया, पलट के आते टाइम वो उतनी ही एनर्जी को रिलीज करेगा। अब पलट के आते टाइम का रास्ता वो स्ट्रेट वे भी हो सकता है, वो हायर एनर्जी लेवल से स्ट्रेट वे ग्राउंड लेवल पे आए आपका इलेक्ट्रॉन, हो सकता है वो सीढ़ी दर सीढ़ी एक एक स्टेप लेता हुआ ग्राउंड स्टेट में आए। तो यहां से कुछ एनर्जी रिलीज हुई, कुछ यहां से हुई, कुछ यहां से हुई, कुछ यहां से हुई, सभी को जब आप एड अप करोगे, अगर एनर्जी की बात कर रहे हो तो एनर्जी का सम उतना ही आएगा बेटा जितना वो जाते टाइम एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गया था। अब जब वो पलट के वापस आ रहा है, आइदर इट इज इन स्टेप्स और इन अ सिंगल गो, जितना एनर्जी चेंज यहाँ पे रहेगा वो सेम ही रहेगा। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, इमिट हो रही है, यहीं से आया हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, जब नील बॉहर जी ने एक ट्यूब के अंदर कोई गैस ली, उस गैस को हाई पोटेंशियल दिया, मतलब कि जब बहुत हाई पोटेंशियल रहेगा तो यहां पे कुछ क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क विल बी देयर, या सिंपल वर्जन इज इस गैस को आप सिंपली हीट करोगे, हीट करने पे योर इलेक्ट्रॉन विल गेन सम एनर्जी, एनर्जी गेन करके विल गो टू हायर एनर्जी लेवल, बट डेफिनेटली विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट। जब वो पलट के वापस आएगा, कितनी एनर्जी उसने रिलीज की, उस वेवलेंथ की लाइट यहां से इमिट होगी, उस वेवलेंथ की लाइट यहां से इमिट होगी, एंड उन्होंने ये पैटर्न ऑब्टेन किया फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट के ऊपर कि किस किस वेवलेंथ की लाइट उनको नजर आई। फॉर एग्जांपल लाल रंग की नजर आई, या नीले की नजर आई, या पीले की नजर आई, वेबग्योर में से कोई रंग नजर आ गया, ठीक है। एंड जो रेडिएशन इमिट आउट होके जो फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट के ऊपर पैटर्न आया, क्या वो वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन को कॉरेस्पॉन्ड कर रही थी, या वो वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रीजन को कॉरेस्पॉन्ड कर रही थी, या वो वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम वेब गियर को कॉरेस्पॉन्ड कर रही थी, ठीक है। उसकी स्टडी भी ही डिड, ठीक है जी। इस क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन वापस पलट के अपने लेवल में आ रहा है तो उसमें से एनर्जी इमिट आउट हो रही है, तो इस स्पेक्ट्रम को उन्होंने नाम दिया इमिशन स्पेक्ट्रम। तो कोई सी भी गैस उन्होंने ज्यादातर, फिर से बोल रही हूं, हाइड्रोजन गैस के साथ काम किया, कोई सी भी गैस
डिस्चार्ज ट्यूब में लेके उसको गर्म किया, गर्म करने पे हमारे पास उसमें से कुछ रेडिएशंस पर्टिकुलर वेवलेंथ की इमिट आउट होंगी, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट के ऊपर ऑब्टेन किया। स्टडी करने से पता चला अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग हमारे पास स्पेक्ट्रम निकल के आ रहा था। स्पेक्ट्रम आपने नॉर्मली किया भी हुआ 10th में, आप व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से निकालते हो, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट के ऊपर उसका पैटर्न आता वेब-ग्योर का, VIBGYOR, वेब-ग्योर पैटर्न आता है, दैट इज आल्सो स्पेक्ट्रम। वहां पे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, सारे रंग लगातार नजर आते हैं क्योंकि आपकी व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है इनटू पर्टिकुलर 7 कलर्स। पर यहाँ पे जिस वेवलेंथ की लाइट को वो रिलीज करेगा व्हाइल कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल एनर्जी लेवल, आपको फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे वो ही रंग नजर आएंगे, बाकी के रंग यहां से गायब रहेंगे। अलग अलग गैसेस के लिए ये अलग अलग रहेगा क्योंकि हर एक एटम का, जस्ट लाइक द फिंगरप्रिंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, हर एक गैस के लिए, हर एक एटम के लिए अलग अलग स्पेक्ट्रम रहता है। जो अभी डिस्कस किया बेटा, दैट इज योर इमिशन स्पेक्ट्रम। इसमें से लाइट इमिट आउट हो रही है ऑफ अ पर्टिकुलर एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में लाइट विल बी इमिटेड आउट, इट कुड बी अ कॉन्टिन्यूस, इट कुड बी डिसकॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में सारे रंग बैक टू बैक, जैसे यहाँ पे स्प्लिटेड वे में आपका इलेक्ट्रॉन सीढ़ी दर सीढ़ी पलट के वापस आया, वेवलेंथ यहां से अलग अलग रहेगी लाइट की, ठीक है, क्योंकि एनर्जी लेवल्स अलग अलग है। अगर सीधा हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में पलट के आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वहां से एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ की वेवलेंथ एमिट आउट होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन इट कुड बी कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। रंग बैक टू बैक स्क्रीन पे नजर आएंगे आपको या बीच में डार्क कलर के बैंड्स रहेंगे, दैट डिपेंड्स, ठीक है। तो हमारे पास जब भी आप किसी गैस को या किसी सॉल्यूशन को एनर्जी देते हो, सॉल्यूशन लाइक NaCl, वहां से हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमने स्टडी किया था, वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम की स्टडी की तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, बट कोई भी चीज अनस्टेबल रहती है उसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी हो। यूनिवर्स में हर चीज की टेंडेंसी है टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी सो दैट द सब्सटेंस में रिमेन स्टेबल। लोअर द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन चला तो गया एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर लेवल में, और वो पलट के अपने ही लेवल में वापस आएगा। जब आएगा उसमें से किस वेवलेंथ की एनर्जी रिलीज हो रही है उसका पैटर्न फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे स्टडी किया गया। तो यहां से हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रम निकल के सामने आया। एक बार फिर से एज आई टोल्ड यू के हमारे पास हर एक ऑर्बिट का एनर्जी पर्टिकुलर है। ये हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बेटा अगर पहले ऑर्बिट की बात करें, पहला ऑर्बिट N1 -13.6, N2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, N3 -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, N4 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हमारे पास बेटा जी ये एनर्जी गैप भी कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ये गैप कम होते जाता है, आपके ऑर्बिट्स एक दूसरे के करीब आते जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन छलांग लगा के किस लेवल में गया, पलट के कहां पे आएगा, ये चीज की स्टडी भी हमारे पास नील बॉहर जी ने की इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। तो हमारे पास ऊपर जो फॉर्मूला आया था एक बार फिर से, दैट वाज डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। E2 यहां से हमने कॉमन निकालने के बाद 13.6 Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, दिस वाज द फॉर्मूला, ठीक है। अब हमने जैसे थोड़ी देर पहले
जैसे थोड़ी देर पहले हमने एनर्जी फाइंड आउट की, जब हमारा इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में पलट के आया तो उसने कितनी एनर्जी रिलीज की थी, कितनी एनर्जी रिलीज की थी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी रिलीज की थी। ठीक है, अगर यहीं से आपको क्वेश्चन पूछे कि इस एनर्जी रिलीज में जो वेवलेंथ ऑफ लाइट निकली वो वेवलेंथ कितनी थी, तो यहां से ही हम अगला फॉर्मूला उठा सकते हैं बेटा अपना एनर्जी का, अकॉर्डिंग टू प्लैंक E is equals to h nu. H is Planck's constant repeated number of times, 6.6 into 10 raised to the power minus 34 joule second. Who is nu? Nu is frequency of light. अगर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए बोल दी जाए तो यहां से इजीली आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी आपके पास ऑलरेडी है कितनी, 10.2, H आपके पास है बेटा 6.6 into 10 raised to the power minus 34, यहां से आपकी फ्रीक्वेंसी आ सकती है। तो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, लेट्स चेक इट आउट, कि जब आपका इलेक्ट्रॉन किस लेवल से किस लेवल में आ रहा है, सेकेंड से फर्स्ट में आ रहा है, तो उसमें से जो रेडिएशन इमिट आउट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लेट्स सी दैट 10.2 divided by 6.6, that comes out to be 1.54। ठीक है, ये पलट के नीचे से ऊपर जाएगा इंटू 10 रेज टू दी पावर 34। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या आएगी, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या, हर्ट्ज। ठीक है, ये फॉर्मूला में से फ्रीक्वेंसी आई। फ्रीक्वेंसी के बाद अगर वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, सेम फॉर्मूला, E is equals to H nu will convert into E is equals to H C upon lambda। C कौन है बेटा यहाँ पे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। कितनी वेलोसिटी होती है लाइट की, दैट इज 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लेमडा फाइंड आउट करना बेटा जी, तो यहां से लेमडा भी इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। एनर्जी हमारे पास आ चुकी है, तो लेमडा इधर ही रख के इनको उठा के उधर ले लें, क्या बन जाएगा हमारे पास, लेमडा विल बी इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन ई। अब एच इंटू सी दोनों कांस्टेंट है, यहां से भी शॉर्टकट यू कैन हैव, एच की वैल्यू हमें पता है 6.63 into 10 raised to the power minus 34, वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें पता है 3 into 10 raised to the power 8। तो यहां से अगर शॉर्टकट में जाना तो इट विल बी 12375 अपॉन एनर्जी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया हुआ था, यहां से आपका आंसर आएगा ए नॉट में। तो यहां से यू कैन ऑल्सो गेट योर वेवलेंथ। कौन से फॉर्मूले कर चुके हो एनर्जी के रिलेटेड, लेट्स हैव अ फ्लैशबैक टू इट। हमारे पास डेल्टा E इज इक्वल्स टू 13.6 Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी का पहला फॉर्मूला ये कर लिया हमने। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास एनर्जी का E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तीसरा फॉर्मूला बेटा एनर्जी का E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा। न्यू फाइंड आउट करना है तो भी यहां से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, लेमडा फाइंड आउट करना है यहां से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आपने आंसर पहले ही निकाल के रखा हुआ है, दैट विल बी प्रीटी इजी टू सॉल्व एवरी न्यूमेरिकल 1 2 3 7 5। ठीक है जी, तो हमारे पास हर चीज का शॉर्टकट आई एम प्रोवाइडिंग यू अलोंग विद। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं स्पेक्ट्रम की। अब हमारे पास बेटा स्पेक्ट्रम में हमने डिस्कस किया ये था न्यूक्लियस लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 3। थोड़ा सा दिमाग में रखें कि लेवल्स दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। लेवल नंबर 3, लेवल नंबर 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब अगर मैं बोलूं कि हमारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहीं हायर लेवल में घूम रहा है, अब पलट के वो वापस आएगा अगर आपका फोर्थ लेवल में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड में फर्स्ट में आ रहा है, सेकेंड थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है, फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है, फिफ्थ से फर्स्ट में आ रहा है, सिक्स्थ से
फर्स्ट में आ रहा है। तो ये हमारे पास जिन साइंटिस्ट ने इस पे काम किया, इस स्पेक्ट्रम को उन्होंने नाम दिया लेमन सीरीज। यानी कि अगर मेरा फॉर्मूला था E इज इक्वल्स टू 13.6 Z स्क्वेयर 1 अपॉन N1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वेयर। N1 इज कहां पे आपका इलेक्ट्रॉन पलट के आया, ये है आपका कहां से आपका इलेक्ट्रॉन पलट के आया। तो यहां से बेटा जी कितनी एनर्जी को ये कॉरस्पॉन्ड करता है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। किस वेवलेंथ को ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। बट अगर आपका इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में पलट के आ रहा है, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू लेमन सीरीज। लेमन सीरीज, लेमन सीरीज, ठीक है। एनर्जी फाइंड आउट करनी है, ये फॉर्मूला हमारे पास है जिसमें हमारे पास N1 फिक्स है, दैट इज 1। बट आ कहां से रहा है, N2 could be from the second level, could be from third level, could be from fourth level, ठीक है, could be from fourth level, from fifth level, so on, could be from infinity। ठीक है, अगर आपकी लेमन सीरीज का जिक्र चल रहा है, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू योर अल्ट्रा वायलेट रीजन। कितनी वेवलेंथ की एनर्जी यहां से ट्रांसमिट होगी, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमारी ये यूवी रेडिएशंस रहती हैं, यूवी रेडिएशंस जो रहती हैं, इनका जो लेमडा है दैट इज लेस देन, किससे कम है, दैट इज लेस देन 4000 ए नॉट। क्योंकि 4000 से हमारे पास तकरीबन 8000 के बीच में ए नॉट, इसके बीच में हमारा कौन सा स्पेक्ट्रम रहता है, दैट इज अ विजिबल स्पेक्ट्रम। तो अल्ट्रावायलेट रीजन इस रीजन से कम, एंड अगर अल्ट्रावायलेट इससे कम बेटा, इस रीजन से कम, ये विजिबल स्पेक्ट्रम हो गया। एंड हमारे पास इंफ्रारेड रीजन की वेवलेंथ इससे क्या होगी, इस रीजन से बड़ी होगी। वेवलेंथ थोड़ी सी माइंड में फिक्स करें, ए नॉट की टर्म्स में 4000 से 8000 के बीच में वेबग्योर आ गया, उससे कम वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट की। जो लेमन सीरीज है उसमें से जो एनर्जी while the electron is coming back either from any level to the first level, जितनी एनर्जी वहां से ट्रांसमिट होगी, उस एनर्जी की वेवलेंथ जो होगी वो अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करेगी। किसमें, अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करेगी। विजिबल रीजन की वेवलेंथ हमारे पास ये इंफ्रारेड की विजिबल से बड़ी वेवलेंथ होती है, मतलब 8000 ए नॉट से बड़ी। ठीक है जी, तो हमारा इलेक्ट्रॉन अगर पलट के इस लेवल में वापस आ रहा है तो लेमन सीरीज। एनर्जी का फॉर्मूला हमने कर लिया, लेट्स हैव अ शॉर्टकट टू फाइंड आउट लैम्डा एज वेल। एनर्जी का भी फॉर्मूला करके हटे हो, क्या फॉर्मूला किया बेटा हमने, दैट इज एच न्यू, मतलब एच सी अपॉन लैम्डा। एनर्जी का ये फॉर्मूला अगर यहां पे डाल दें, इधर है हमारे पास 13.6, ऐसा करते हैं 13.6 को एच सी के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, एच सी के साथ डिवाइड भी करते हैं, साथ में हमारे पास पड़ा हुआ है जेड स्क्वेयर, आ गया बेटा 1 अपॉन N1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वेयर। ठीक है, ये एच सी के साथ कैंसल आउट होगा यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास बचेगा क्या, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 13.6 अपॉन एच सी जेड स्क्वेयर 1 अपॉन N1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वेयर। ये फॉर्मूला हमारे पास आया टू कैलकुलेट योर व्हाट, टू कैलकुलेट योर वेवलेंथ। आपकी वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला आया। बट हमारे पास इफ यू चेक 13.6 एच एंड सी, दे आर अगेन कांस्टेंट। ठीक है, इन कांस्टेंट की जगह पे अगर हम एक नया कांस्टेंट यहां पे लिख दें तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर। हु इज योर आर,
that is Rydberg's constant. Rydberg's constant, हालांकि इसकी फिक्स्ड वैल्यू है 1.09 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर इनवर्स, बट ये वैल्यू हम कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे, जो न्यूमेरिकल करेंगे वैल्यू आपको एमसीक्यूज के लिए याद होनी चाहिए. दिस इज योर Rydberg कांस्टेंट बिकॉज एवरी वैल्यू वाज कांस्टेंट. HC 13.6. ठीक है, दिस इज योर Rydberg's कांस्टेंट. आगे है z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर. दिस इज द वे टू फाइंड आउट योर लैम्डा. एनर्जी का फॉर्मूला ये, जब आपका इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लो लेवल में आ रहा है, कितनी एनर्जी उसमें से ट्रांसमिट हो रही है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. एच एंड सी की वैल्यू भी मैंने शॉर्टकट में कैलकुलेट करके आपको बता दी. देन इज हमारे पास लैम्डा फाइंड आउट करने का दिस फॉर्मूला इज प्रीटी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द वेवलेंथ. यहाँ पे 1/λ इज इक्वल टू Rydberg कांस्टेंट 1.09 इंटू 10⁻⁻⁷. एटॉमिक नंबर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर. अभी कैलकुलेट करके देखते हैं कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल से फोर्थ लेवल में आ रहा है तो उसमें से कितनी वेवलेंथ की लाइट एमिट आउट हो रही है, कहां से कहां, N2 से N1 में. तो हमें कैलकुलेट करना बेटा यहाँ पे लैम्डा. तो फॉर्मूला क्या, 1/λ इज इक्वल्स टू आर. दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम इटसेल्फ. हाइड्रोजन एटम इटसेल्फ मींस इसके लिए योर z विल बी हाउ मच, इट विल बी 1. ठीक है जी, 1 कहां पे आ रहा आपका इलेक्ट्रॉन, 1 पे, माइनस कहां से आ रहा बेटा, 2 से. ठीक है, तो 1/λ इज इक्वल्स टू r. इसको सॉल्व करें तो एलसीएम में आएगा 4, इधर जाएगा 4 माइनस 1 विच विल कम आउट टू बी 3. ठीक है, 4 माइनस 1, तो हमारे पास बना बेटा यहाँ पे 1/λ इज इक्वल्स टू r 3/4. ये कहानी आई 1/λ की, बट हमें 1/λ तो नहीं फाइंड आउट करना, हमें फाइंड आउट करना है लैम्डा. तो इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट. इसको रेसिप्रोकेट बेटा जी आप करेंगे तो क्या बन के आएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/r 4/3. मैंने कहा था आर मत याद करना, आर रिक्वायर्ड नहीं है. यहाँ पे अगर आप 1/1.09 इंटू 10⁻⁻⁷ डाल के सॉल्व करके साइड में, यानी कि 1/r की वैल्यू वाइल्ड इट कुड बी 910, 911, 912, इसमें से कोई सी भी वैल्यू आप यहाँ पे यूज कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली. एंड योर लैम्डा हियर विल कम आउट इन टर्म्स ऑफ ए नॉट. 910, 911, 912, 1/r. You have to remember this. 3 options I have given you, 910, 911, 912. जिससे कटिंग इजी होती है वो वैल्यू आप यहाँ पे यूज करें. दैट विल बी योर 1/Rydberg's constant. तो जैसे यहाँ पे अगर मैं 912 ले रही हूं, 912 4/3, तो हमारा आंसर कितना आएगा बेटा जी, यहाँ पे चेक करें. So 912 into 4 is equals to this divided by 3, 1216 A naught. Your answer is 1216 A naught. इसका मतलब जब आपका इलेक्ट्रॉन पहले लेवल से दूसरे लेवल में आया उसके लिए लैम्डा कितना था, 1216 A naught. इतनी वेवलेंथ की लाइट वहां से ट्रांसमिट हुई जो कि हमारी 4000 से काफी छोटी वैल्यू है. किसे कॉरस्पॉन्ड करेगी, अल्ट्रा वायलेट रीजन को. अब करते हैं, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन बेटा इन्फिनिटी से लेवल 1 पे आ रहा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू लेवल 1, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू लेवल 1, यहीं से फॉर्मूला अगर बनाए तो क्या बन के आएगा, 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/1 का स्क्वायर अपॉन 1/infinity का स्क्वायर. 1/infinity विल बी 0, यहाँ पे 0 हो गया, यहां से 1/1 विल बी 1.
तो हमारे पास लैम्डा विल बी इज इक्वल टू 1/r। मैंने क्या कहा 1/r, यहाँ पे ले ले 912 A0। तो हमारे पास जब आपका इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन पलट के लेवल 1 में आएगा, उसमें से कितनी वेवलेंथ की एनर्जी ट्रांसमिट होगी? 912 A0। पहली चीज आपने देखी कि सभी ऑर्बिट्स में गैप बराबर नहीं है, अलग अलग एनर्जी लेवल पे दे आर लाइंग। अब आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी से अपने लेवल में पलट के आ रहा है, उसकी वेवलेंथ क्या होते जा रही है? डिक्रीज। ये कहां से कंक्लूड करोगे बेटा? जिस लेवल से आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जब आपने देखा कि लेवल 2 से लेवल 1 में गया तो एनर्जी कितनी वहां से रिलीज हुई? 1216 A0। जब आपका n इन्फिनिटी से बेटा n1 में आ रहा है, तब कितनी वेवलेंथ? 912 A0। इतनी वेवलेंथ की लाइट वहां से ट्रांसमिट हुई। ये आप यहां से भी कंक्लूड कर सकते हो, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। एनर्जी एंड लैम्डा दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसे जैसे एटम से दूर जाता जाता इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी इफ इट इज इंक्रीजिंग, योर लैम्डा विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। दिस इज द वे टू कंक्लूड इट। ठीक है, तो एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, वेवलेंथ उतनी छोटी होगी। इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन पलट के नीचे आ रहा है, किस वेवलेंथ की लाइट वहां से ट्रांसमिट हो रही है? 912 A0 की। अगर बगल वाले ऑर्बिट से पलट के नीचे आ रहा है, 2 से 1 में आ रहा है, तो वहां से मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। दिस इज फॉर लेमन सीरीज। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस डिस्कवर हुई थी वो एग्जैक्टली थी बाल्मर सीरीज, क्योंकि बाल्मर सीरीज कॉरस्पॉन्ड करती हैं N2 के साथ। इफ दिस इज योर N1, N2, N3, N4, 5, 6, 7, 8 पास पास होंगी ऊपर जाते जाते लाइंस। ठीक है, जब आपका इलेक्ट्रॉन कोई सा भी पलट के लेवल 1 में आ रहा है, N1 में आपका इलेक्ट्रॉन पलट के आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, N1 की वैल्यू 1 है एंड N2 की वैल्यू अगर 2, 3, 4, 5 इंफिनिटी है, तो कौन सी सीरीज? लेमन सीरीज। लेमन सीरीज। ठीक है, इसमें से जो एनर्जी ट्रांसमिट होगी उसकी वेवलेंथ हमने क्या डिस्कस की? किस वेवलेंथ की एनर्जी कॉरस्पॉन्ड होगी? दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू योर यूवी रेडिएशंस के बराबर। यूवी रेडिएशंस के बराबर की एनर्जी यहां से ट्रांसमिट होगी। ठीक है, बट अगर मैं बोलूं कि आपका इलेक्ट्रॉन N1 को कंसिडर कर लें 2, N2 could be 3, could be 4, could be 5, 6 इंफिनिटी। क्या मतलब हुआ कि आपका इलेक्ट्रॉन कहीं से भी पलट के लेवल 2 में अगर आ रहा है, लेवल 2 में तीसरे से दूसरे में आ रहा है, चौथे से दूसरे में आ रहा है, पांचवें से आ रहा है, छठे से आ रहा है, तो यहां से जो एनर्जी ट्रांसमिट होगी दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज की जो एनर्जी है, सबसे पहले इसी सीरीज को ढूंढा था बाल्मर ने, क्योंकि इसमें से जो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, अभी निकाल के चेक करते हैं, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू विजिबल स्पेक्ट्रम। जब आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल से पलट के लेवल नंबर 2 में आ रहा है, उसमें से जो एनर्जी ट्रांसमिट होगी दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू बाल्मर सीरीज एंड वेवलेंथ विल कॉरस्पॉन्ड्स टू विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन पलट के N1 की वैल्यू अब ले लेते हैं 3, वेयर N2 विल बी 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन। कहां से? तीसरे में आना पलट के, चाहे चौथे से आ रहा है, चाहे पांचवें से आ रहा है, चाहे छठे से आ रहा है, 7 से आ रहा है,
चाहे इन्फिनिटी से आ रहा है, पलट के आ कहां पे रहा है, n इज इक्वल टू 3 में। ठीक है, किस लेवल में पलट के आ रहा है, 3 में पलट के आ रहा है, चाहे यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है ऊपर से, तो यहां से इस सीरीज को नाम दिया गया दैट इज पार्शियन सीरीज। पार्शियन सीरीज, Partian series corresponds to lower wavelength of infrared. infrared रीजन को इसकी वेवलेंथ कॉरस्पॉन्ड करेगी, बट लोअर इंफ्रारेड, ठीक है, लोअर इंफ्रारेड को कॉरस्पॉन्ड करेगी आपकी पार्शियन सीरीज की वेवलेंथ। पार्शियन सीरीज के बाद बेटा अगर आपका इलेक्ट्रॉन पलट के आ रहा है, कहां पे, 1 पे आ चुका, 2 पे आ चुका, बालमर पार्शियन हो गया। अगर पलट के आपका चौथे लेवल में आ रहा है, कहां से आ रहा है, N2 कितना लोगे, could be 5, could be 6, could be 7, could be 8, could be infinity। कहां से पलट के आ रहा है, इन लेवल्स में से पलट के आ रहा है लेवल नंबर 2 में। यहां से जो वेवलेंथ निकलेगी दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू ब्रैकेट। ब्रैकेट सीरीज, ठीक है, तो इसकी भी इंफ्रारेड रेडिएशंस को कॉरस्पॉन्ड करेगी वेवलेंथ। ठीक है, लोअर इंफ्रारेड इन बिटवीन आएगा बेटा वो। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन पलट के आ रहा है कहां से कहां, इफ इट इज कमिंग बैक टू लेवल नंबर N1 की वैल्यू 5, कहां से आ रहा है, अगर 5 में आ रहा है तो ऑब्वियस है या तो 6 से आ रहा होगा, या 7 से, या 8 से, या फिर इंफिनिटी से आ रहा होगा वो। यहां पे जो वेवलेंथ कॉरस्पॉन्ड करेगी दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू पी फंड सीरीज, एंड इसकी वेवलेंथ जो होगी वो भी इंफ्रा रेड रीजन को ही कॉरस्पॉन्ड करेगी। तो हमारा इलेक्ट्रॉन बेटा जी कहां से पलट के आ रहा है, कहां पे पलट के आ रहा है, वो मैटर करता है। ये चीज आपको याद होनी बहुत जरूरी है। एक बार फिर से क्या फॉर्मूला था, 1/λ इज इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट। कहां पे पलट के आ रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, N1 का स्क्वायर -1 कहां से पलट के आ रहा है। अगर आपका लेवल पड़ोसी है तो यहां का लेमडा जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर आपका पलट के आने का लेवल इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर लेवल पे है, यहां पे आपका लेमडा क्या रहेगा, मिनिमम। हमने डिस्कस कर लिया लेमन सीरीज से। अब एक बार फिर से कौन सी सीरीज है बेटा जी, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, then is Paschen series, then is bracket series, then is P fund, then is P fund series। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला ये, ठीक है, एनर्जी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मोरओवर फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी निकालनी हो, एनर्जी एज वेल एज फ्रीक्वेंसी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। N1 N2 जल्दी से, N1 1, N1 2, N1 3, N1 4, N1 5, N2 कितना, 1 से कोई सा भी बड़ा, 2 3 4 सोन, यहाँ पे N2 2 से कोई सा भी बड़ा, 3 4 5 6 सोन। यहाँ पे N2 बेटा 3 से कोई सा भी बड़ा, 4 5 6 7। यहाँ पे N2 बेटा जी 4 से कोई सा भी बड़ा, एंड सोन, एंड यहाँ पे 5 से कोई सा भी बड़ा, 6 7 8 सो ऑन। सबसे कम वेवलेंथ कब होगी, जब इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन पलट के उस लेवल में वापस आएगा। ठीक है, हम हमारे पास एक बार बाल्मर का निकाल के देख लेते हैं। बाल्मर के बाद
नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला पहले वही देख लो, नंबर ऑफ कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आपको फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे नजर आएगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। जब आपका इलेक्ट्रॉन किस लेवल से किस लेवल में छलांग लगा के आ रहा है तो वहां पे आपको कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस ऑन द स्क्रीन नजर आएगी, नंबर ऑफ spectral lines on the screen, that will be n2 minus n1 n2 minus n1 plus 1 upon 2। कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आपको नजर आएंगी यहाँ पे, कोई सॉल्व करके देख लेते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल आपका इलेक्ट्रॉन N2 6 में से पलट के N1 में आ रहा है, ठीक है, तो N2 माइनस N1 कितना आ रहा है यहाँ पे 6 माइनस 1, यहाँ पे 6 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आपको यहाँ पे नजर आएंगी, दैट विल बी योर 5 into 5 plus 1 6 डिवाइडेड बाय 2। कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आएंगी, 5 6 30, 30 अपॉन 2 इज 15 स्पेक्ट्रल लाइंस आपको यहाँ पे नजर आएंगी स्क्रीन पे, ठीक है जी। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला n2 minus n1 n2 minus n1 plus 1 upon 2, this is the way to find out number of spectral line। एंड में बाल्मर सीरीज की मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, लैम्डा मैक्स एंड लैम्डा मिनिमम किसके लिए, बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज के लिए n12 एंड n2 कितना बेटा 3 4 5 6 सो हमने कहां से कहां निकालना है, मैक्सिमम के लिए क्या लोगे, मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए n1 लोगे 2, n2 कितना लोगे बेटा जी 3, मिनिमम के लिए n1 लोगे 2 एंड n2 कितना लोगे बेटा जी, दैट इज इंफिनिटी। फाइंड इट आउट, लेट्स चेक इट आउट कि क्या आंसर आता है। क्या फॉर्मूला था बेटा हमारे पास, इट वाज 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square is equals to r, कहां से कहां पे जा रहा है, लेवल 2 का स्क्वायर माइनस कहां से 3 से जा रहा है, तो क्या बनेगा यहीं पे कर लेते हैं, r 1 upon 4 माइनस 1 upon 9, एलसीएम ले यहाँ पे 9 for the 36, इधर आ गया 9 माइनस 4, Rydberg कांस्टेंट एंड यहां से आपका आंसर कितना आएगा, इट विल बी 5 अपॉन 36, ठीक है, रेसिप्रोकेट कर दो पूरे को, लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन r एंड यहां से कितना बनेगा 36 अपॉन 5, ठीक है, 1 अपॉन r 5 के टेबल में 910 चला जाएगा, 36 अपॉन 5, ठीक है, 901 इंटू 36 अपॉन 5 910 910 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 5 इज 6552 6552 यूनिट्स क्या रहेंगे बेटा इसके, ए नॉट, क्या रहेंगे ए नॉट। साथ में इसी को हम रख के कैलकुलेट कर लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, व्हाट इज 1 अपॉन इन्फिनिटी, यहीं पे डाले 1 अपॉन इन्फिनिटी विल बी 0, यहाँ पे कितना बचा 1 अपॉन 4 आर, 1 अपॉन आर इंटू 4, 1 अपॉन आर की वैल्यू 912 इंटू 4 कितना बनेगा बेटा 912 इंटू 4 will be 3648 will be 3648 a नॉट। तो हमारे पास दोनों वेवलेंथ्स सामने हैं, हमारे मैक्सिमम एज वेल एज द मिनिमम वेवलेंथ कितनी कितनी आई बेटा, ये हमारे पास ये है फ्रॉम इन्फिनिटी से आ रही है ये 3648 ए नॉट एंड
मैक्सिमम वाली फ्रॉम लेवल 3 टू लेवल 2 कितनी आ रही है, दैट इज 6552, तो मैक्सिमम 6552 ए नॉट एंड मिनिमम केम आउट टू बी 3648 ए नॉट। तो ये हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम का लेक्चर काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की। प्रैक्टिस करना, यहाँ से 101% क्वेश्चन होगा ही होगा आपको, 101%। हर सीरीज का मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ निकाल के प्रैक्टिस करना। जेड के लिए लिथियम का, बेरिलियम का क्वेश्चन ट्राई करना। बाल्मर सीरीज इज मोस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हियर, सो कीप प्रैक्टिसिंग so as to achieve the perfection. Thank you. Till next chapter.